So we'll go ahead with next topic. So last session में we have seen in detail what is potential energy, specifically gravitational potential energy क्या होता है. तो you should also remember formula for gravitational potential energy क्या था, माइनस जी m1 m2 by r. अगर अर्थ और एक दूसरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो माइनस जी कैपिटल एम कैपिटल स्मॉल एम बाई आर. तो माइनस जी एम एम बाई आर या फिर माइनस जी m1 m2 by r ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी डिफाइन किया था माइनस जी एम बाई आर. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में दोनों मासेस आएंगे और पोटेंशियल में सिर्फ एक ही मास आता है, दैट इज सोर्स मास. गुड. लेकिन फिर ये जो mgh होता है, व्हाट इज दिस mgh? क्योंकि अगर आपसे पूछा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी तो समवन ऑफ यू विल से पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh. तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका mgh के साथ क्या कनेक्शन है वो हमको पहले देखना है आज. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कनेक्शन विथ mgh. तो कनेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विथ mgh. तो जिनको अभी भी नहीं समझा तो उनको बता देता हूँ. प्रॉब्लम क्या हुआ कि कल हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया और हमको मिल गया U इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, वेयर कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आर इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये हमको मिल गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. लेकिन इससे पहले आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्या होता है mgh. तो ये जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया इसका mgh के साथ क्या कनेक्शन है वो हमको देखना है. तो वी वांट टू चेक व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला एंड mgh. तो दोनों सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है. तो एक काम करेंगे, विल कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे जिसको पहले हम लोग अर्थ के सरफेस पर रखने वाले हैं. सो लेट अस से दिस इज अर्थ. देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास है स्मॉल एम, अर्थ का मास है कैपिटल एम. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर विच इज रेडियस ऑफ अर्थ. तो जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे हो तो इफ एन ऑब्जेक्ट of mass m is kept at the surface of earth, gravitational potential energy मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ui इज इक्वल टू क्या आएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कौन सा कैपिटल आर. इक्वेशन नंबर 1. है तो क्लियर. तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास m है, वो अर्थ के सरफेस पे है. तो अर्थ के सरफेस पे रखने के बाद उसका डिस्टेंस हो गया r. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है मतलब ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर. अभी अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाए एट सम हाइट h, तो इफ वी टेक दिस ऑब्जेक्ट, सिस्टम वही है, सिर्फ हम लोगों ने अभी क्या किया, इसको लेके गए अर्थ के सरफेस से ऊपर एट सम हाइट h, राइट. तो इस केस में इफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन to a height h, from the surface of earth, और अगर आपको याद होगा जब आप एक कॉन्फ़िगरेशन में एक मास को मूव करते हो तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है. तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल विल बी व्हाट, इट विल बी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच. इक्वेशन नंबर 2. गुड, राइट. तो अब एक काम करेंगे, वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा यू, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये आ जाएगा। देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, माइनस इनिशियल कितना था, इनिशियल इनिशियल कितना था, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, ये आ गया इनिशियल। तो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, एक काम करो, जो जो कॉमन है कॉमन निकाल लो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम कैन बी टेकन एज कॉमन, क्या बचा, माइनस वन अपॉन आर प्लस एच, माइनस माइनस प्लस, ओके। तो इसको सॉल्व कर लो, डेल्टा यू इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम वन बाय आर माइनस वन बाय आर प्लस एच, जस्ट सॉल्व दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा, आर प्लस एच माइनस आर अपॉन अपॉन आर इंटू आर प्लस एच, न्यूमरेटर में आर और आर हो गया कैंसिल हो गया, ओके। तो व्हाट यू हैव इज डेल्टा यू इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच, राइट, यहां तक क्लियर, गुड। बट डू यू रिमेंबर what is the formula for acceleration due to gravity, gm by r square, okay, ओके, gm by r square, ठीक है, gm by r square यूज करते, देखते हैं क्या होता है। तो यू हैव gm इक्वल टू gr स्क्वायर, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल टू gm के जगह पे क्या लिखेंगे, gr स्क्वायर, gr स्क्वायर क्या बचा, mh अपॉन r इंटू आर प्लस एच, ये r और ये r हो गया कैंसिल हो गया, बराबर। इफ हाइट इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस, तो उस केस में r प्लस एच की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, r, ऐसे ही होगा ना, अगर हाइट 10 किलोमीटर है, रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो 6400 प्लस 10 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6400, तो देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल टू जी आर एम एच अपॉन क्या लिखो यहाँ पे, आर, आर और आर क्या हो गया कैंसर, तो क्या आ गया एम जी एच, क्या आ गया एम जी एच। तो जब आप एम जी एच बोलते हो तो बेसिकली आप क्या बता रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वापस रिपीट करता हूँ डेरिवेशन, और वापस एक बार समझ लो, जब भी हम लोग बोलते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, एक्चुअली तुम बोल रहे हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। अब जब तुम चेंज बोलते हो तो चेंज के लिए दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था पहले वो अर्थ के सरफेस पे था, जैसे कि तुम खुद ग्राउंड फ्लोर पे खड़े थे क्लास में आने से पहले, करेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ के सरफेस के ऊपर लाया, योर ओन एग्जाम्पल, ग्राउंड फ्लोर पे तुम सेकंड फ्लोर पे आ गए, बराबर, राइट, वर्क हुआ कि नहीं, किया कि नहीं, वर्क ऊपर आने में वर्क डन हुआ कि नहीं, तुमने खुद ने ही वर्क किया ना ऊपर आने में, ओके। तो ये जो वर्क है वो किसमें अपियर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब तुम आप बोलते हो ना पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये गलत है, तुम बोल रहे हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू सम हाइट इज mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता ही नहीं है, वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पहला रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, अर्थ की सरफेस, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट क्या है, सम हाइट h, बराबर। तो अगर मेरे पास एक पॉइंट था जो अर्थ के सरफेस पे था, और उसी पॉइंट को मैंने अर्थ के सरफेस पे ही रख दिया, व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जीरो। इसके लिए हम बोलते हैं कि जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे हो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, एक्चुअली तुम बोल रहे हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। यहाँ तक क्लियर, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। तो हमको यहाँ पे क्या समझना था, हमारे पास व्हाट वी हैव सीन इज वी हैव ऑलरेडी
we have already derived expression for potential energy, gravitational potential energy as minus G capital M small m by where capital M is mass of Earth, small m is mass of object, or R is distance between the center of Earth and center of object. पर प्रॉब्लम क्या हो गया कि हम लोगों ने तो कुछ और ही सुन के रखा था कि पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होता है, लेकिन हमको तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कुछ और ही मिल गया। तो हमको चेक करना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया इसका mgh के साथ क्या कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन समझने के लिए हमने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया। हमने बोला कि चलो एक काम करते हैं, पहले एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस में रख के देखते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर, दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसी ऑब्जेक्ट को जो पहले अर्थ के सरफेस पे था, अब हम इसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे h हाइट पे लेके जाएंगे। तो व्हेन यू टेक दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू सम हाइट h, potential energy will change. So final potential energy is minus G capital M small m upon R plus H. So if I find out what is the change in potential energy, change in any physical quantity is final value minus initial value. So change in potential energy मतलब final potential energy minus initial potential energy. तो ये आ गया minus G capital M small m upon R plus H, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इसमें ये माइनस है और उसमें भी माइनस है तो माइनस हो गया प्लस G कैपिटल M स्मॉल m बाई R। ओके, तो इसमें से जो कॉमन निकला वो कॉमन निकाल लिया, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m कॉमन, माइनस 1 बाय R प्लस H प्लस 1 बाई R। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब G कैपिटल M स्मॉल m 1 बाय R माइनस 1 बाय R प्लस H, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m R प्लस H माइनस R मतलब H अपॉन R इंटू R प्लस H। But what you know is action due to gravity on the surface of Earth is Gm by R square। तो यहां से आपको Gm मिल जाएगा। What is this Gm? GR square। तो Gm आपको मिल जाएगा यहां से GR square। Therefore चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू ये आ जाएगा G R स्क्वायर mh अपॉन R इंटू R प्लस H। R और R हो गया कैंसल आउट, ये और ये हो गया कैंसल आउट। ओके, और अगर हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि हाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो हमको मिल जाएगा R प्लस H इज इक्वल टू R। तो डेल्टा यू इक्वल टू G R mh अपॉन R, आर आर भी हो गया कैंसिल तो ये आ गया mgh। तो इसके आगे से याद होना चाहिए mgh इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, mgh इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू सम हाइट h। रहेगा यार, क्योंकि ये 12th के पहले चैप्टर में रोटेशनल डायनामिक्स में भी लगने वाला है, बहुत जगह पे आएगा ये, तो याद रखना mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और ऑब्जेक्ट पहले कहाँ था, अर्थ के सरफेस, तो रेफरेंस क्या है आपका, अर्थ के सरफेस, मतलब आप हाइट कहां से मेजर कर रहे हो, अर्थ के सरफेस से। ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये याद रखना। क्लियर? तो लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक नाउ। अगला टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मैंने कल के लेक्चर में आपको इसका रफ इंट्रो दिया था। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर थ्रो करते हो वर्टिकली अप, इट रीचेस सम मैक्सिमम हाइट एंड कम्स बैक। जितना ज्यादा तुम वेलोसिटी दोगे उतना ही ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा। ऐसा करते करते आपने इतना वेलोसिटी दे दिया कि ऑब्जेक्ट वापस आया ही नहीं। तो द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई में एक बार क्वेश्चन आया था, उन्होंने ऐसा बोला क्वेश्चन में, अर्थ की सरफेस के ऊपर एट सम हाइट एक प्लेटफॉर्म है और अब आप ऑब्जेक्ट को उस प्लेटफॉर्म से थ्रो कर रहे हो, तो व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी। तो वो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू और अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू सेम नहीं होगी।
यू नीड टू रिमेम्बर दिस, नहीं तो गलती करोगे भाई 11.2 लिख के आ जाओगे, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि 11.2 होता है वो अर्थ के सरफेस से। ओके, so the idea here is you are throwing an object vertically up such that the object leaves earth gravitational field, और इस वेलोसिटी को क्या बोलते हो? एस्केप वेलोसिटी। बहुत बहुत सिंपल है, तो मैं बाकी सब तो लिखूंगा नहीं, जो इंपॉर्टेंट है ओनली दैट थिंग। तो हाउ विल यू डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, कैसे डिफाइन करोगे? द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, द मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी, द मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, कहां से दिया उसको वेलोसिटी? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, such that it escapes Earth's gravitational field, escapes Earth's gravitational field is known as escape velocity, is known as escape velocity। और अगर आपको एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है तो बहुत सिंपल है। तो टू डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी व्हाट वी डू इज, हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक है अर्थ के सरफेस पे और एक पॉइंट हम लेते हैं इंफिनिटी पे। तो ए पॉइंट मैंने ले लिया एट सरफेस ऑफ अर्थ और बी पॉइंट मैंने ले लिया इंफिनिटी। ऐसा क्यों किया बताता हूं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्केपिंग अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड? तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। तो फोर्स जीरो जब होगा तब बोलोगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एस्केप कर गया। एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू लीव अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन द फोर्स बिकम्स जीरो। और क्योंकि फोर्स 1/r² है, तो फोर्स की वैल्यू जीरो कब होगी? एट इन्फिनाइट डिस्टेंस। इसके लिए हमने दूसरा पॉइंट कहाँ लिया? इन्फिनाइट डिस्टेंस। और पहला पॉइंट कहाँ लिया? एट द सरफेस। क्यों लिया? क्योंकि डेफिनेशन में बोला ना तुमने, कहां से थ्रो कर रहे हो उसको? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो याद रखना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं, टू सिंपल। तो एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन इट इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। कितना लार्ज डिस्टेंस? इन्फिनिटी डिस्टेंस। तो वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स। हमारा हमारा इंटेंशन है टू डिराइव फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपको करना सिर्फ ये है, आपको एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ यूज करना है। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जो पहला पॉइंट लिया आपने वहां पे टोटल एनर्जी फाइंड करो, जो दूसरा पॉइंट लिया वहां पे टोटल एनर्जी फाइंड करो और दोनों को इक्वेट कर दो। तो वी विल फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एक काम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ निकाल लेते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, minus g capital M small m by r, where capital M is mass of earth and small m is mass of object। तो जो ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हो उसका मास कितना है? स्मॉल m है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ? जीरो मत बोलना, क्योंकि तुमने जीरो बोल दिया मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना, क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने उसको क्या दिया? काइनेटिक एनर्जी दी। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। कौन सा है? अर्थ का मास कि ऑब्जेक्ट का मास? हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो ना, अर्थ को थ्रो नहीं कर सकते हम लोग। ओके, तो ऑब्जेक्ट को थ्रो कर, अर्थ को थ्रो कर दिया तो तुम कहाँ रहोगे फिर? छोड़ो। व्हाट इज वी? व्हाट इज वी? हाँ वेलोसिटी है, लेकिन तुमने जो वेलोसिटी दिया उससे क्या हो गया? एस्केप हुआ कि नहीं? तो ये क्या है? वी एस्केप है। तो व्हाट इज टोटल इनिशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी एट ए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल।
तो काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, इक्वेशन नंबर 1। बराबर, गुड। अब आप फाइंड करो व्हाट इज टोटल एनर्जी एट बी। तो एक काम करते हैं, पहले बी पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय इंफिनिटी, क्योंकि दूसरा पॉइंट तुमने कहाँ लिया है, इंफिनिटी पे। व्हाट इज वन अपॉन इंफिनिटी, जीरो। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज अगेन जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये डेरिवेशन स्टार्ट ही वहां से किया था कि जब ऑब्जेक्ट को तुम थ्रो करते हो वो मैक्सिमम हाइट पे जाके नीचे आता है, राइट। मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो स्पीड कितना हो जाता है, जीरो, है ना। तो व्हेन यू थ्रो ऑब्जेक्ट एट मैक्सिमम हाइट इट स्पीड बिकम्स जीरो। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ही लीव कर गया, कहाँ गया, इंफिनिटी पे। तो वहां पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो, जीरो हो जाएगा ना। तो व्हाट इज वेलोसिटी एट इंफिनिटी, जीरो। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, जीरो। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी, जीरो, क्योंकि काइनेटिक भी जीरो और पोटेंशियल भी जीरो। तो फ्रॉम conservation of energy, law of conservation of energy, you should know total initial energy is equal to total final energy. Total initial energy मतलब total energy at point A equal to total energy at point B. What is total energy at A? Half m v square minus g capital M small m by r equal to total at B is zero. तो half m v square equal to g capital M small m by r. तो स्मॉल एम हो गया कैंसल। ये वीई है, इसको वीसी मत लिखना, वीसी का मतलब अलग होता है यहाँ पे। तो वीई स्क्वायर इक्वल टू 2 gm बाय आर। तो व्हाट इज वीई, अंडर रूट ऑफ 2 gm बाय, तो जब तुम g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, m की वैल्यू 5.98 इंटू 10⁻24 और r की वैल्यू 6378 किलोमीटर सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट 11.2। तो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। है क्लियर? मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। एंड व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट एंड कम्स बैक। मोर द वेलोसिटी, मोर इज द हाइट। At some particular stage, velocity is sufficient enough for the object to leave Earth's gravitational field. The velocity given to an object from the surface of Earth such that it leaves Earth's gravitational field is called as escape velocity. और हमको escape velocity का expression चाहिए था, तो हमने क्या किया, हमको पता है क्योंकि definition में ही है it is velocity given from the surface of Earth। तो हमने जो इनिशियल रेफरेंस पॉइंट लिया जहां से हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं वो कहां पे है, अर्थ की सरफेस पे है। ओके, राइट। और फाइनली वो ऑब्जेक्ट अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एस्केप कर गया, मतलब वो इंफिनिटी पे पहुंच गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो सिर्फ इन्फिनाइट डिस्टेंस पे ही होता है। तो व्हेन यू से दैट एन ऑब्जेक्ट एस्केप्स अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, क्योंकि फोर्स जीरो होगा। हमको चाहिए था एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, और इसके आगे तुमको ये बेसिक बेसिक डेरिवेशन खुद से करते आने चाहिए। आई एम खुद से करते आने चाहिए मतलब तुमको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या लॉ यूज होगा। ऐसे केसेस में you will solve questions of JEE NEET PYQ। ऐसे केसेस में always 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 apply conservation of total energy। तो हमको दो पॉइंट्स पे एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी, एक सरफेस पे और एक इंफिनिटी पे। तो सरफेस पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहा हूं तो माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस, दैट इज आर। और अगर मुझे ए पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन कौन सा वी, एस्केप। क्योंकि आपने बोला कि हमने इतना वेलोसिटी दे दिया दैट द ऑब्जेक्ट एस्केप्स अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। तो टोटल एनर्जी आ जाएगा इन दोनों का एडिशन। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
तो दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, इक्वेशन नंबर 1। और इन्फिनाइट पॉइंट पे जाके उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो। और काइनेटिक एनर्जी भी बन जाएगा जीरो, क्योंकि इन्फिनाइट डिस्टेंस पे वेलोसिटी विल बिकम जीरो। ओके, देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इज जीरो। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी एट ए क्या था, हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर इक्वल टू जीरो। तो हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, एम और एम हो गया कैंसल, तो वी एस्केप स्क्वायर इक्वल टू टू जी एम बाई आर, तो वी एस्केप इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी एम बाई। इंटरेस्टिंगली अगर आप नोटिस कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को तुमने एस्केप करवाया, एस्केप वेलोसिटी उसकी वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता है। मास पे डिपेंड करता है क्या उसके? नो, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ, इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अर्थ, इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, तुम 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाओ या तुम 1000 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाओ, वेलोसिटी गिवन शुड बी द सेम। ऑफ कोर्स एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। और जैसे प्लैनेट पे जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, वहां पे बहुत मैटर करता है एयर रेजिस्टेंस, राइट? गुड। इसका मतलब ये भी होता है कि तुम लोग गड़बड़ करोगे तो एक को एस्केप करवाया कि पूरे ग्रुप को एस्केप करवाया, वेलोसिटी विल रिक्वायर्ड विल बी द सेम। इसलिए गड़बड़ करना मत। आई अरेंज रॉकेट, बाजू में वैसे भी खाली जगह है हमारे पास, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट? ऑफकोर्स होगी। जब इंफिनिटी पे वेलोसिटी जीरो क्यों होगी? टेल मी, जब अर्थ के सरफेस के पास में ही मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो रहा है, व्हेन आई थ्रो दिस ऑब्जेक्ट एट मैक्सिमम हाइट, क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? जीरो। तो जब अर्थ के सरफेस के पास में ही मैक्सिमम डिस्टेंस पे वेलोसिटी जीरो हो रहा है, तो वहां पे भी जीरो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एनर्जी जो तुमने दिया, इट इज यूज टू ओवरकम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, जीरो। तो रेफरेंस तो अर्थ की सरफेस ही है ना। हमने लॉन्च कहाँ से किया था? अर्थ की सरफेस से। अर्थ की सरफेस से लॉन्च किया हमने, उसको वर्क डन दिया, वर्क डन दिया ना, काइनेटिक एनर्जी दिया। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ यूज हो गया? अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करने में। तो बचा क्या फिर? नथिंग। व्हेन नथिंग इज लेफ्ट, देयर इज नो वेलोसिटी। तो यू आर डूइंग वर्क, मतलब यू आर गिविंग काइनेटिक एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट इट एस्केप्स अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जितना भी काइनेटिक एनर्जी तुमने प्रोवाइड किया, वो पूरा का पूरा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम करने में यूज हो गया। तो बचा तो कुछ नहीं। जब कुछ बचा नहीं तो वेलोसिटी जीरो ही होगा। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? अर्थ सैटेलाइट, वेरी गुड। बहुत सिंपल है और बहुत थेरी है, तो जागना पड़ेगा आपको। ओके, तो वी विल सी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑल्सो हियर, बट प्योरली थ्योरेटिकल। तो हमको देखना है अर्थ सैटेलाइट या सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ। व्हाट आर सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ? व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट ऑफ अर्थ? आई एम नॉट आस्किंग गिव मी एग्जांपल ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, आई एम आस्किंग यू व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट ऑफ अर्थ? एन ऑब्जेक्ट which revolves around earth is called as satellite of earth. So any object which revolves around earth is called as satellite of earth. Okay, तो अर्थ के सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट का दूसरा मतलब भी होता है, तुम अगर बार बार कहीं चक्कर मार रहे हो तो वी विल कॉल यू सैटेलाइट, है ना? हाँ, जिनको समझ समझ गए।
बाकी कोई बात नहीं, तो चक्कर मत मारा करो, तुम्हारा नाम चेंज करके सैटेलाइट रख देंगे। किसका सैटेलाइट वो मुझे नहीं पता। ओके, तो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज मून। और आपको इसका बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता है। यू नो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ मून अराउंड अर्थ? 27.3 days. You know what is the distance between center of earth and center of moon? 3,85,000 kilometer, मतलब 3.85 into 10 raised to 8 मीटर, किलोमीटर में 10 raised to 5। और यू मस्ट नो कि यहाँ पे मोशन होता है सर्कुलर। मोशन ऑफ मून मतलब मोशन ऑफ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ अराउंड अर्थ इज सर्कुलर। तो यू शुड नो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल, एंड इट इज गिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। हमारा इंटरेस्ट नेचुरल सैटेलाइट्स में नहीं है। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सो देयर आर two types of artificial satellites. Any object which revolves around Earth is called a satellite of Earth. There are two types of satellite of Earth, natural and artificial. Earth has only one natural satellite, that is Moon, with a time period of 27.3 days, average distance of 3.85 to 10 raised to 8 meter, and the necessary centripetal force is provided by a gravitational force between Earth and Moon. Good. Then there is another type of satellite विच इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल। अब नाम में ही आर्टिफिशियल मतलब ये मैन मेड है, हम लोगों ने ही बनाया, हम लोगों ने ही लॉन्च किया फॉर सम पर्पस। अब डिपेंड करता है कि पर्पस क्या है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द पर्पस। तो आपका इंटेंशन क्या था, व्हाई डू यू वांट टू यूज दिस, इस पे बेस्ड है। वी क्लासिफाई आर्टिफिशियल सैटेलाइट एज ईदर इक्वेटोरियल और पोलार। तो बड़बड़ करो मत, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, पता होना चाहिए। एग्जाम में कोई नहीं भी पूछे ना, साइंस इज नॉट फॉर राइटिंग एग्जाम, साइंस इज फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो तुमको जरूरी नहीं हर जगह में मार्क्स के लिए पढ़ना है। मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, कोई कोई नहीं पूछेगा ये तुमको एग्जाम में। नो वन विल आस्क यू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नो वन विल आस्क यू, बट यू शुड नो। तो अर्थ के आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, एक तो तुम बोलते हो इक्वेटोरियल और एक को तुम बोलते हो पोलार। अब नाम में ही है इक्वेटोरियल एंड पोलार, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हेन यू से इक्वेटोरियल मतलब द ऑर्बिट ऑर्बिट ऑफ दैट सैटेलाइट पासेस ओवर इक्वेटर। तो एज यू नो ये अर्थ का इक्वेटर है, तो इक्वेटोरियल सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है, नाम इक्वेटोरियल क्यों बोला, क्योंकि इसका जो ऑर्बिट है वो अर्थ के इक्वेटर के ऊपर से पास होता है, और पोलार का अर्थ के पोल्स के ऊपर से पास होता है। तो इक्वेटोरियल सैटेलाइट मतलब द ऑर्बिट ऑफ दैट सैटेलाइट पासेस ओवर द इक्वेटर ऑफ अर्थ, एंड पोलार मतलब द ऑर्बिट पासेस ओवर द पोल्स ऑफ अर्थ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इक्वेटोरियल सैटेलाइट के दो तीन और नाम है। नंबर वन, ये जो टाइप ऑफ सैटेलाइट्स है, बड़बड़ बिल्कुल नहीं। तो इक्वेटोरियल सैटेलाइट का जो हाइट होता है, इट इज अराउंड 10,000 किलोमीटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये इसको बोलते हैं, इसका ये जो अल्टीट्यूड है ये स्मॉल है कि लार्ज है? लार्ज। तो ये हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट होते हैं, दीज आर हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स। और पोलार सैटेलाइट्स का जो हाइट होता है वो 500 से 800 किलोमीटर तक का होता है। दीज आर कॉल्ड एज लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट्स। इक्वेटोरियल सैटेलाइट normally they are used for communication purposes, टेलीकम्युनिकेशन। मतलब बेसिकली आपका जो मोबाइल फोन, आप फोन पे बात करते हो या जो रेडियो सुनते हो आप, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स। अब ऐसा क्यों, उसका भी रीजन है, बताता हूं। ऑल्सो दीज आर कॉल्ड एज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स, जियोसिंक्रोनस या फिर जियो स्टेशनरी। व्हाट डू यू मीन बाय जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस? जियो मतलब, जियो मतलब जीना नहीं यहाँ पे, और जियो मतलब यहाँ पे जियो, जियो मोबाइल कंपनी भी नहीं, जियो मतलब अर्थ, जीईओ एस अर्थ।
और स्टेशनरी मतलब दैट सैटेलाइट विल अपीयर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ऐसा सैटेलाइट है जो आपको कभी मूव होते दिखेगा ही नहीं। ऐसा तब होता है जब अर्थ के रोटेशन के हिसाब से उसको लॉक कर दो। व्हाट इज रोटेशनल पीरियड ऑफ अर्थ? लास्ट बेंच विद अ हुडी, नाइस हुडी बाय द वे, बताओ। अभी तो बहुत बात कर रहे थे, अब एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया। व्हाट इज रोटेशनल पीरियड ऑफ अर्थ? सिर्फ वही बोलेगा, 24 आवर्स। तो ये जो सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं ना, उसको हम लोग अर्थ के रोटेशन के हिसाब से लॉक कर लेते हैं। अल्सो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ? कोई नहीं बोलेगा। अर्थ का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताओ। व्हाट इज सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अर्थ? सनराइज कहाँ से होता है, सेट कहाँ होता है, तो अर्थ का रोटेशन क्या होगा? ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो जैसे जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट होता है, उसी डायरेक्शन में हम इस सैटेलाइट को भी रोटेट करवाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी, दे विल अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम जियो मतलब अर्थ। जियो सिंक्रोनस मतलब हमने उसका रोटेशन अर्थ के हिसाब से सिंक्रोनाइज कर लिया, सेम कर लिया बेसिकली, राइट। तो दिस काइंड ऑफ सैटेलाइट विल अपीयर टू यू एज इफ दे आर स्टेशनरी, और नाइट स्काई में दिख जाते हैं सैटेलाइट। जाओगे तो दिख जाएगा, अच्छे से देखोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट बोथ ऑफ देम। इक्वेटोरियल नहीं भी मिला, पोलार तो दिख ही जाएगा तुमको। बताता हूँ मैं कैसे। तो यू कैन फ्रॉम आवर सिटी आल्सो यू कैन फाइंड आउट पोलार सैटेलाइट्स। तो ये जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस क्यों किया, उसका रीजन है बिकॉज वी आर यूजिंग दिस मोस्टली फॉर टेलीकम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना वो, तो टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो। मतलब तुमने यहाँ से फोन डायल किया, नंबर डायल किया, तो वो सिग्नल कहाँ जाएगा? सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट से मतलब ऑफकोर्स टावर, टावर से सैटेलाइट, सैटेलाइट से वापस रिसीविंग टावर, टावर से वापस से रिसीविंग मोबाइल पे, राइट। अब अगर सपोज ये जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस नहीं हुआ, तो होगा क्या? तुम यहाँ थे, सैटेलाइट यहाँ पे था, तुमने डायल किया, राइट। और क्योंकि जियो सिंक्रोनस नहीं है, जियो सिंक्रोनस नहीं है मतलब इसका रोटेशन फास्ट है, तो ये अर्थ के दूसरे साइड पे चला गया। अब क्या सिग्नल के ऐसा जाता जाएगा क्या? सिग्नल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और मैंने रे ऑप्टिक्स में ही सबसे पहला एक सेंटेंस लिख के दिया था आपको, याद है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जियो सिंक्रोनस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये अगर फास्ट हुआ या स्लो हुआ, तो ये अर्थ के दूसरे साइड पे चला गया, तो देर इज नो वे यू कैन कम्युनिकेट। तुम यहां से वहां सिग्नल भेज ही नहीं सकते हो। तो दैट इज द रीजन ऐसे सैटेलाइट्स को हमको लॉक करना पड़ता है विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का जितना रोटेशनल पीरियड उतना ही उसका रोटेशनल पीरियड, अर्थ का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उतना ही उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होना चाहिए। क्लियर? गुड, पक्का। तो दिस काइंड ऑफ सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर मोस्टली फॉर टेलीकम्युनिकेशन। ओके, देन पोलार सैटेलाइट्स का ज्यादा यूज है। दे आर लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट्स बट दे आर मोर यूजफुल। वैसे व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ इक्वेटोरियल सैटेलाइट? 1 डे, 24 आवर, बिकॉज दे आर लॉक्ड विद द अर्थ रोटेशन। यहाँ पे ऐसा नहीं है। द टाइम पीरियड ऑफ सच सैटेलाइट्स इज ओनली 85 मिनट्स। 1 आवर 15 मिनट्स में अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है वो। तो पोलार सैटेलाइट्स दे मूव रिलेटिवली फास्ट, वेरी फास्ट। they move they complete one revolution around earth in only 85 minutes। मतलब वो एक दिन में लगभग 17 चक्कर मार लेगा अर्थ के। देख लो, देख लो। हाँ, 24 आवर्स मतलब कितने मिनट्स हो गए? कितने मिनट्स हो गए? 1440। एक एक राउंड के लिए कितने मिनट लग गए? 85। तो डिवाइड बाय 85 कितना आ गया? 16.94, मतलब रफली रफली 17 राउंड्स। तो पोलार सैटेलाइट मूव 17 टाइम्स, 17 रिवोल्यूशंस पर डे अराउंड अर्थ, राइट। और ये पोलार सैटेलाइट कहाँ यूज होते हैं? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइंग। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट मूवी परमाणु? देखा है? पोखरान में जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, अगर आपने मूवी देखा है, देखना चाहिए।
कुछ तो सेंसिबल बना रहा है आजकल बॉलीवुड। ओके, तो नॉर्मली होता क्या है, इफ यू सी, उन्होंने मूवी में दिखाया है ऐसा, समवन फ्रॉम अ कंट्रोल रूम वो फोन करके बताता है कि हमारे पास 2 ही मिनट बाकी है, 1 ही मिनट बाकी है, फिर नहीं तो हम लोग रेडार में वापस आ जाएंगे। मतलब वो सैटेलाइट वापस से घूम के आ जाएगा, क्योंकि ये जो सैटेलाइट ना पोलार, ये ऐसे चक्कर लगाता है, इट कीप्स ऑन गोइंग राउंड, राइट। तो अगर अगर इंडिया यहाँ पे है और सैटेलाइट अर्थ के दूसरे साइड पे है, तो डेफिनेटली सैटेलाइट को इंडिया में क्या हो रहा है वो दिखने नहीं वाला। लेकिन जैसे ही उसने अपना आधा राउंड कंप्लीट कर लिया, तो हम लोग उसके रेंज में आ गए। तो दैट इज वाई हर दिन में हमारे पास ओनली कुछ आवर्स थे टू डू आर न्यूक्लियर टेस्ट। और अगर आपको अच्छे से देखा होगा तो इवन एक गाड़ी भी वहां से मूव हुआ तो जो टायर के निशान पड़ते वो भी छुपाने पड़ते, राइट। तो ये स्पाइंग के लिए यूज होता है। और दैट टाइम वी डिड नॉट हैव आवर ओन स्पाइंग सैटेलाइट्स, अब तो है। अब तो हम लोग एक ही टाइम में हंड्रेड हंड्रेड सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, राइट। स्पाइंग इज वन पर्पस, जीपीएस इज अनदर पर्पस। व्हाट इज जीपीएस? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। लगाते ना जीपीएस लगा के जाते हो यहाँ वहां जहाँ जाना है, राइट। तो होता क्या है इंटरेस्टिंग, ये जो पोलार सैटेलाइट है, ये अर्थ का फोटो निकालता है इन स्ट्रिप्स, इन पैरेलल स्ट्रिप्स। क्यों? क्योंकि जब ये पहली बार राउंड लगा रहा था तो उसने इतने पार्ट का फोटो निकाल लिया। अब जब सेकेंड टाइम आएगा तो सेम पार्ट का फोटो नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ भी तो रोटेट हुआ ना, और रोटेट हुआ कि नहीं? हाँ, तो जब अगली बार आएगा तो अर्थ का अगला ही स्ट्रिप उसको मिलेगा। तो जब तीसरी बार आएगा तो अर्थ का और अगला स्ट्रिप उसको मिलेगा। तो पोलार सैटेलाइट्स दे कीप ऑन टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ इन स्ट्रिप्स। तो किसी ने गूगल अर्थ यूज किया होगा अगर, तो यही यही है, पोलर सैटेलाइट ही करता है। इवन नाउ इट इज यू कैन लोकेट योर ओन हाउस वेरी क्लियरली। आप देख सकते हो कि ये आपके घर का टेरिस है, अच्छे से दिखता है, राइट। गुड। तो दिस इज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ पोलार सैटेलाइट्स। तो पोलार सैटेलाइट्स का मेजर यूज है फॉर स्पाइंग, फॉर जीपीएस, फॉर वेदर फोरकास्टिंग। अभी परसों के दिन, 2-3 दिन पहले न्यूज में था कि 5 दिन तक बारिश होगी। किसने बताया? पोलार सैटेलाइट ने, राइट। क्योंकि पोलार सैटेलाइट जब घूमता है ना तो वो कंटिन्यूअसली क्लाउड्स के मूवमेंट को भी ट्रैक करता रहता है। इवन इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट मेटेरोलॉजी। यू नो व्हाट इज मेटेरोलॉजी? पता है? सुना क्या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? व्हाट इज मेट्रोलॉजी? नहीं पता? नहीं पता? तो गूगल करना, बता देगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेट्रोलॉजी। इवन अगर आपको यह पता करना है कि अर्थ के सरफेस के नीचे कौन सी जगह पे कौन सा एलिमेंट एबंडेंट है, जैसे इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो क्या पूरे अर्थ में खड्डे करते घूमेंगे क्या कि यहाँ पे तेल है वहां पे तेल है? ढूंढते घूमोगे? तो ये जो हम सुनते हैं ना कि यहाँ पे ऑयल रिजर्व मिला, वहां पे ये रिजर्व मिला, वहां पे वो रिजर्व मिला, कैसे पता लगा? वो ये पोलार सैटेलाइट में बहुत हाई डेफिनेशन के कैमरास होते हैं जो अर्थ के सरफेस पे कौन सा एलिमेंट है, कितने प्रोपोर्शन में है, वो तक बताता है आपको। तो यू कैन जस्ट बाय यूजिंग दैट कैमरा यू कैन टेल कि अर्थ में इस जगह पे इतना आयन कंटेंट है, इतना कोबाल्ट कंटेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं तो अदरवाइज वी कैनॉट गो, पूरे अर्थ पे ढूंढते नहीं बैठेंगे हम लोग कि कहाँ पे हमको पेट्रोल मिलेगा, कहाँ पे हमको आयन और मिलेगा। तो ये सब काम करना होता है पोलार सैटेलाइट्स को। गुड, राइट। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, इक्वेटोरियल एंड पोलार। इक्वेटोरियल का ऑर्बिट होता है इक्वेटोरियल ऑर्बिट, पोलार का होता है पोलार ऑर्बिट। इक्वेटोरियल satellites are high altitude satellites which are mostly used for telecommunication, radio signals, etc., etc. They are also called as geosynchronous or geostationary because the time period is locked with respect to Earth. And then polar satellites are called as low altitude satellites. अभी आज रात में अगर टाइम मिले टेरिस पे जाओ और थोड़े टाइम तक सिर्फ नाइट स्काई में देखते रहो,
आपको दिखेगा ऐसा 3-4 रेड लाइट है जो ऐसा आपको मूव होते हुए दिखेंगे, ऐसा रेड लाइट दिखेंगे 3-4, वो रेड लाइट के ऊपर लाइट्स होते हैं, तो यू सी दे आर मूविंग। और फिर एग्जैक्टली वापस से 70-80 मिनट से वापस दिखेगा आपको, मतलब वही पोलर सैटेलाइट है। ऐसा एक सैटेलाइट नहीं, बहुत सारे हैं। तो यू वे मे बी एबल टू फाइंड आउट मेनी such satellite in Earth with naked eye. Time period is 85 minutes, which means it completes 17 rounds around Earth in one day. That is why इसका use बहुत ज्यादा है, for many many purposes it is used. Now the question here is, चलो ये पोलर सैटेलाइट हो या इक्वेटोरियल सैटेलाइट हो, जो भी हो, ये हमने लॉन्च कैसे किया, लॉन्च कैसे हुआ ये, तो अगला टॉपिक अगर आप देखोगे तो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। किसी भी सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करने के लिए टू स्टेज सिस्टम यूज होता है, टू स्टेज रॉकेट। और जो सैटेलाइट होता है वो रॉकेट के टिप पे होता है, मतलब बेसिकली व्हाट वी हैव इज, हमको एक सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाना है और उसको फिर वहां पे मोशन में सेट करना है। मैंने सर्कुलर मोशन ये वर्ड कहीं यूज नहीं किया, क्योंकि डिपेंड करता है पर्पस के ऊपर। यू मे हैव सर्कुलर ऑर्बिट, यू मे हैव, of course you may have elliptical orbit. So for any orbit that you want, there is two stage system which is used. Stage one, stage one of the rocket, इसका काम क्या है, इसका काम है to take the satellite to desired height. Definitely अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से, अब सैटेलाइट है ऐसा उठा के फेंक तो नहीं सकते ना, हाँ तो फेंक दिया तो वैसे नहीं जाता है ना वो। द सैटेलाइट हैज टू ओवरकम लार्ज ग्रेविटेशनल पुल, तो फॉर दैट वी यूज दिस टू स्टेज सिस्टम। स्टेज वन का काम क्या है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करना। और इसके जो इक्वेशन बनेंगे, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, वो आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बताऊंगा मैं। तो फर्स्ट स्टेज बेसिकली टेक्स द रॉकेट टू अ डिजायर्ड हाइट। इसके बाद एक सेकेंड स्टेज होता है, इसमें भी फ्यूल होता है। और जो सैटेलाइट है वो सेकेंड स्टेज के भी ऊपर होता है, मतलब इट इज एट द टिप ऑफ रॉकेट। तो सैटेलाइट एक छोटा सा सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट इज अ वेरी स्मॉल थिंग विच इज बेसिकली केप्ट एट द टिप ऑफ रॉकेट। ओके, तो इतने छोटे से चीज को ऊपर भेजने के लिए इतना बड़ा रॉकेट यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेज का काम क्या था, व्हाट वाज द रोल ऑफ फर्स्ट स्टेज हियर, टू टेक द सैटेलाइट टू अ डिजायर्ड हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो सपोज यहां तक आया, कैसे आया, अपना फ्यूल बर्न करके आया। और इसके लिए अब तक तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या कर रहे थे, तुम बोल रहे थे फोर्स इज डी पी बाई डी टी, सुना है क्या ये, देखा है? फिर क्या लिखते हो, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और फिर क्या करते हो, मास को क्या बोलते हो, कांस्टेंट। और कांस्टेंट कहाँ निकालते हो, बाहर, क्योंकि कांस्टेंट शुड बी टेकन आउट ऑफ द डेरिवेटिव, राइट। रॉकेट के केस में चलता नहीं है, रॉकेट के केस में मास कांस्टेंट होता ही नहीं है। मास कांस्टेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को अगर ओवरकम करना है, इफ यू वांट टू ओवरकम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, लार्ज डाउनवर्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो अगर रॉकेट को ऊपर जाना है, इन बिटवीन, बीच में जो दो लोग बैठे हो, तुम ध्यान नहीं है तुम लोगों का, ग्रीन एंड उसके बाजू में टू गर्ल्स, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन यार, यहाँ ध्यान दो। तो इफ यू वांट टू ओवरकम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, एक्शन रिएक्शन यूज होता है वहां पे। मुझे अगर ऊपर जाना है तो मैं नीचे पुल करूंगा, दैट इज एक्शन, उसका क्या होगा, रिएक्शन। तो ये, अगर हमको रॉकेट को ऊपर लेके जाना है तो हमको नीचे लार्ज अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा, बाय बर्निंग फ्यूल। जो इसमें फ्यूल होता है उसको बर्न करोगे तो वो फ्यूल लिक्विड स्टेट का गैस बनेगा और गैस इजेक्ट होगा। तो ये जो स्पीड ऑफ इजेक्शन होता है ना, ये नॉर्मली कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे फ्यूल यहाँ पे बर्न होगा, और जब मैं बोलता हूँ फ्यूल बर्न होगा, तो ये कोई 1-2 ml की बात नहीं हो रही, हर एक सेकंड में किलोग्राम्स ऑफ फ्यूल इज बर्न।
इसका मतलब रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका मास कम कम होता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं है, उल्टा यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है। तो जो dm बाई dt है इट इज नॉट कांस्टेंट हियर। तो देखेंगे हम इक्वेशन बाद में। तो होता क्या है कि पहला स्टेज क्या करता है, एक डिजायर्ड हाइट तक लेके आता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट, जिसको तुम स्पेस वेस्ट बोलते हो, सुना क्या स्पेस वेस्ट? हम अर्थ पे तो कचरा करते ही है ह्यूमंस, हम स्पेस में भी कचरा करते हैं, राइट। ये जो स्पेस वेस्ट मतलब बेसिकली जो भी स्पेस सैटेलाइट रहे होंगे या फिर मे बी ये जो रॉकेट का अनवांटेड थिंग है, वो होता क्या है ना, आफ्टर रीचिंग डिजायर्ड हाइट पहले स्टेज का पूरा फ्यूल बर्न हो गया। तो अभी पहले स्टेज का काम क्या है, कुछ नहीं है। क्या करेंगे फिर, इसको रिलीज कर देंगे। दिस फर्स्ट स्टेज इज रिलीज, और जो बचा हुआ है वो है सेकेंड स्टेज। तो पहला स्टेज रिलीज हो गया डिजायर्ड हाइट पे आने के बाद। सेकेंड स्टेज फिर क्या होता है, कंप्यूटराइज वे से, अच्छा ये रोटेट होने का मैं कर देता हूं, कंप्यूटराइज वे से हम लोग इसको रोटेट करते हैं। सेकेंड स्टेज को 90 डिग्री से रोटेट किया जाता है। तो सेकेंड स्टेज इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है, तो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम होता ही है वो। जिन्होंने चंद्रयान 3 का लैंडिंग देखा था तो आपको पता होगा, आखिरी के कुछ सेकंड इट वाज प्रोग्राम, मतलब यहाँ से कोई कंट्रोल कर ही नहीं रहा। तो सिमिलर वे, वंस द सैटेलाइट रीचेस डिजायर्ड हाइट इट इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। अब आता है सेकेंड स्टेज का काम। अब सेकेंड स्टेज में जो फ्यूल है उसका काम क्या है, इसको धक्का देना, सैटेलाइट को पुश करना इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब सैटेलाइट को आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हो। वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने एक वर्ड मिस कर दिया, गए। एस्केप वेलोसिटी में हमने क्या लिखा था, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। यहाँ पे हम डिफाइन करने वाले हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या करेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट at certain height from the surface of earth. Critical velocity is the minimum horizontal velocity, क्योंकि horizontal direction में push करने वाले हैं, given to a satellite at a certain height from the surface of earth, such that the satellite performs circular motion around earth. तो वापस सुन लो एक बार। पहले स्टेज का काम था हाइट तक लेके जाना, उसका फ्यूल बर्न हो गया, उसको हमने डिटैच कर दिया, वो नीचे गिरा, स्पेस में गया, वी डोंट केयर, ओके, राइट। फिर हमने इसको 90 डिग्री से रोटेट किया और सेकंड स्टेज का फ्यूल को बर्न किया, सेकंड स्टेज के इंजन को स्टार्ट किया। सेकंड स्टेज का काम क्या है, इसको धक्का देना, सैटेलाइट को धक्का देना, पुश करना इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, करेक्ट। और अगर हमने उसको बराबर से पुश किया तो ये सैटेलाइट है क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ। तो जो वेलोसिटी हमने दिया इसको, सच दैट इट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्रिटिकल और ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो पहले हम लोग क्रिटिकल या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। द मिनिमम वेलोसिटी, the minimum horizontal velocity given to a satellite or any object at some height from the surface of earth, such that such that such that the satellite performs which motion, circular motion is called as critical velocity. For example, अगर किसी सैटेलाइट को 100 मीटर पर सेकेंड का स्पीड देना है तो सेट इट इनटू सर्कुलर मोशन, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 100, करेक्ट। अगर मैंने 100 से कम दिया तो क्या होगा, 100 से ज्यादा दिया तो क्या होगा। फिर आप देखोगे वहां पे डिफरेंट केसेस है क्या, डिफरेंट केसेस है ना। प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट में ही यू विल सी देयर आर सम डिफरेंट केसेस, लिखा हुआ है वहां पे। केस 1 VH इज लेस देन VC, केस 2 VH इक्वल टू VC, केस 3 VH ग्रेटर देन VC बट लेस देन SK। तो आ जाओ वापस से, फिर घूम फिर के आ जाओ यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ कि अगले टॉपिक में क्या देखना है हमको, तो थोड़ा ध्यान दो। लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, और सिंपल है और पूरा थ्योरी है तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो जस्ट पे अटेंशन।
for projection of satellite, how many stage system is used? 2 stage. First stage का क्या काम है? To take the satellite to a desired height from the surface of Earth. उसके बाद the satellite along with stage 2 is rotated by 90 degree. Stage 2 का काम क्या है? To provide horizontal velocity to satellite. Okay. अब ये जो सैटेलाइट को हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड किया, इसको हम नाम दे देंगे VH. क्या बोलेंगे इसको? VH. क्यों VH? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है, इसके लिए VH. So this will be now onwards called as horizontal velocity of projection. क्या बोलेंगे इसको? Horizontal velocity of projection. और अगर ये सैटेलाइट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगा तो इसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को क्या बोल दोगे? क्रिटिकल वेलोसिटी. So critical velocity is the minimum horizontal velocity given to a satellite at a height from the surface of Earth such that the satellite performs circular motion. तो जब सैटेलाइट का मोशन सर्कुलर होगा तो उसी केस में उसको क्या नाम दोगे? क्रिटिकल या फिर ऑर्बिटल. अगर सैटेलाइट का मोशन सर्कुलर नहीं हुआ तो उसको हम क्रिटिकल नहीं बोल सकते. तो ये बहुत स्पेसिफिक केस है, क्योंकि अगला टॉपिक अगर आप देखोगे तो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन डिराइव करना है. तो ये पूरा सिक्वेंशियल है, एक चीज समझी तो दूसरी समझेगी, उधर गलत तो अगला गलत. तो रिमेंबर दिस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विल बी कॉल्ड एज क्रिटिकल और ऑर्बिटल इफ एंड ओनली इफ द सैटेलाइट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन. तो अभी देखते हैं 5 केसेस. इसके 5 केस बनते हैं. केस नंबर 1, जो वेलोसिटी तुमने दिया है, तुमने मतलब सेकंड स्टेज ने दिया है, अगर ये क्रिटिकल से कम है. अब आप बोलोगे ऐसा होगा क्यों? बहुत सारे रीजन होते हैं. मे बी सम टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, और टेक्निकल ग्लिच हो गया, इंजन ने सेकंड स्टेज के इंजन ने जितना पावर डिलीवर करना चाहिए था नहीं किया, या तो फर्स्ट स्टेज के इंजन ने जितने हाइट तक लेके जाना चाहिए था उतना नहीं ले पाया. हो सकता है ना, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. बैड वेदर की वजह से भी हो सकता है. इवन बिकॉज ऑफ बैड वेदर इट कैन हैपन. तो होगा क्या? अब कुछ तो दे दिया. तो जो सैटेलाइट है ना, इट डज नॉट परफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो करता क्या है? इट परफॉर्म्स इलिप्टिकल मोशन. और अगर आपको याद होगा, इलिप्टिकल मोशन में एक पॉइंट ऐसा होता है जो नियरेस्ट होता है और एक पॉइंट ऐसा होता है जो फारदेस्ट होता है. तो नियरेस्ट पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था? हाँ, पेरीहेलियन. वेरी गुड, वेरी गुड, पेरीहेलियन. लेकिन वो हेलियन मतलब वो सन के अराउंड था. ये सन के अराउंड है क्या? सन के अराउंड है ये. दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट. ये नियरेस्ट है ना कि फारदेस्ट है? नियरेस्ट. बराबर, करेक्ट. ओके. तो थोड़ा सा ध्यान दो, अगर VH इज लेस देन VC तो ये जो पॉइंट होता है ना, कौन सा पॉइंट? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. इसको नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं P पॉइंट. रिमेंबर, इफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन to satellite is less than critical, then the point of projection becomes not perihelion, but it becomes aphelion. What is the meaning of aphelion? farthest. और यहाँ पे aphelion भी नहीं बोलोगे, यहाँ बोलोगे apogee. क्या बोलेंगे इसको? apogee. देखो सिंपल, बहुत सिंपल है. पेरी मतलब नियर. नियर होता है क्या? पेरी मतलब नियर होता है ना. अरे पेरी मतलब नियर होता है, और एप मतलब फारदेस्ट होता है. क्या होता है? फारदेस्ट होता है. अगर तुम पेरी हेलियन बोल रहे हो तो ये प्लैनेट्स के लिए यूज होता है, क्योंकि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन. तो द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एनी प्लैनेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड एज पेरीहेलियन एंड फारदेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज एपहेलियन. यहाँ पे सैटेलाइट सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है क्या? तो किसके अराउंड हो रहा है? अर्थ क्या होता है? जियो. क्या होता है? तो इसको बोलते हैं पेरिजी, इसको बोलते हैं एपोजी. क्या बोलते हैं इसको? एपोजी. तो जब आपने वेलोसिटी दिया लेकिन वो वेलोसिटी क्रिटिकल से कम हुआ, क्रिटिकल से कम हुआ, सर्कुलर मोशन होगा क्या? नहीं होगा. तो क्या होगा? इलिप्टिकल मोशन होगा. लेकिन इलिप्टिकल मोशन में भी 2 टाइप है. द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कैन बिकम पेरिजी और द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कैन बिकम एपोजी. तो मैंने जो ड्रॉ किया, ये पेरिजी दिख रहा है कि एपोजी दिख रहा है? एपोजी. मतलब दिस पॉइंट इज फारदेस्ट, दिस पॉइंट इज फारदेस्ट. तो होगा क्या? द ऑर्बिट
the orbit is elliptical, the orbit is elliptical with point P as point of जल्दी बोलो, एपोजी की पेरिजी, एपोजी ये फारदेस्ट अवे पॉइंट है। अब इससे और गड़बड़ बढ़ जाती है। होता ऐसा है क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ये फारदेस्ट वाला हो गया, मतलब सैटेलाइट अभी अर्थ के पास में आएगा, आएगा आएगा ना। तो जब अर्थ के पास में आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर, और अगर सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया गलती से, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर मतलब एयर क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। तो रजिस्टेंस कैसे क्या होगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसे क्या होगा, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस कैसे पता है क्या होगा, इट स्पाइरल्स डाउन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो सैटेलाइट अर्थ पे ही आके गिर गया। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था वो क्या था, एपोजी था, वो फारदेस्ट पॉइंट था। मतलब इलिप्टिकल मोशन में अभी ये सैटेलाइट अर्थ के पास में आने वाला है, अर्थ के पास में आना, और अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस गए हो। अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, एयर क्या करता है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिंग फोर्स, एनर्जी लॉस होता है वहां पे। तो एनर्जी लॉस की वजह से सैटेलाइट धीरे धीरे अपना एनर्जी लूज करता गया, और सब करते करते अर्थ की सरफेस पे गिर गया। तो ये स्टेबल ऑर्बिट नहीं है। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ तो सैटेलाइट विल फॉल डाउन। और वो एक सैटेलाइट लॉन्च करना मतलब कोई 2-3 लाख की तो बात होती नहीं है, करोड़ों रुपए का खर्चा है वो, और वो लॉस सीधा सीधा हमारे ऊपर आता है क्योंकि हम लोग टैक्स भरते हैं ना। ओके, गुड, हमारे पैसे से होता है सब। तो वी एच इक्वल टू वी सी। अब क्या होगा, अगर हमने इसको एग्जैक्टली जितना स्पीड रिक्वायर्ड था सर्कुलर मोशन के लिए उतना स्पीड दे दिया, तो क्या होगा, इट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। तो केस टू इज दैट VH equal to VC, which means that the satellite performs circular motion around Earth. So the orbit of satellite is circular, स्टेबल ऑर्बिट है, चलते जाएगा जब तक उसका टेन्योर है। हर एक सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो हम लोग उसको कुछ एज लाइफ फिक्स करते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उतना टाइम वो चलेगा। उसके बाद चलेगा नहीं चलेगा ऐसा कुछ नहीं होता, उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है, फिर हमारे कुछ काम में रहता ही नहीं है। अब तुम में से कितने लोग पुराने जमाने का बड़ा वाला डब्बा वाला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते हो, कोई नहीं देखता होगा, यू डोंट सी। तो सिमिलरली जो तुम आज इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हो वो 10-15 साल के बाद काम के नहीं रहते हमारे। इसके लिए हमको क्या होता है कि इसको हटाना है, फिर हम इसको हटाते हैं, वो कैसे हटाते हैं वो आगे है, इसी चैप्टर में आगे है, तो वो बाद में देखेंगे। नंबर 3, अब ऐसा हुआ ना घर का ना घाट का, मतलब क्या, हमने इतना स्पीड दे दिया कि जो क्रिटिकल से तो ज्यादा था, मतलब सर्कुलर मोशन तो होगा नहीं, लेकिन एस्केप से कम है, तो ना सर्कुलर मोशन कर पा रहा है ना अर्थ के फील्ड से बाहर निकल पा रहा है, तो क्या होगा, वापस से एलिप्टिकल होगा। लेकिन इस बार दिस टाइम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट एपोजी, इट इज पेरिजी। मतलब इस बार ऐसा है कि ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था ये नियरेस्ट पॉइंट बन गया, तो अब सैटेलाइट से दूर ही जाने वाला है अर्थ से। मतलब यहाँ पे चांसेस आर वेरी लेस कि इट विल एंटर इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर, देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये ऑर्बिट इलिप्टिकल तो है लेकिन ये स्टेबल ऑर्बिट है, मतलब सैटेलाइट विल कीप ऑन परफॉर्मिंग इलिप्टिकल मोशन विदाउट फॉलिंग डाउन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। और कई जगह पे ऐसा जानबूझ के किया जाता है, सिंपल रीजन है, स्पाई पर्पस। अगर तुमको सपोज एक कंट्री पे ध्यान रखना है, जो कंट्री यहाँ पे है, तो तुमको क्या चाहिए होगा, मैक्सिमम टाइम सैटेलाइट उसके तरफ ही फेस करे, बराबर, करेक्ट। दूसरे साइड पे से तब आना चाहिए, तुमको भी तो इन्फॉर्मेशन देना है ना, तुम्हारा कंट्री इधर है, तुम उसको उधर ही घुमाते रहे तो तुमको इन्फॉर्मेशन कब देगा। तो वो आएगा पूरा डेटा कलेक्ट करेगा, इधर आएगा डेटा देगा और वापस जाएगा। तो ऐसे टाइप के सैटेलाइट्स भी जानबूझ के लॉन्च किए जाते हैं विद अ पर्पस ऑफ स्पाइंग, गुड। तो इस केस में ऑर्बिट इज अगेन इलिप्टिकल, बट दिस टाइम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन is perigee and the orbit is stable orbit with point P as perigee.
गुड। चौथा केस, इफ वेलोसिटी गिवन इज इक्वल टू एस्केप। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी गया, ये गया, भाग गया, फिर से उड़ चला, बेचारा गया, लॉस्ट इनटू डीप स्पेस, वापस नहीं आएगा। अब टेक्स्ट बुक में या नोट पर ऐसा डायग्राम दिया, ऐसा दिया है क्या? हाँ, बराबर। तो हमारी मर्जी ना, हम उसको इधर धक्का दे रहे तो यहाँ से आएगा, उधर दे तो वहां से आएगा। तो देर आर टू एग्जिट डायरेक्शंस। और ये पाथ आपको पैराबोला दिख रहा है क्या? पैराबोला दिख रहा है, पैराबोला जैसा। तो इसको बोलते हैं द सैटेलाइट विल एस्केप, द सैटेलाइट विल एस्केप वाया पैराबोलिक पाथ, विल एस्केप वाया पैराबोलिक पाथ। तो सैटेलाइट जाएगा और वापस कभी नहीं आएगा, ऐसा भी जानबूझ के किया जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सम रोवर्स, जिसको हमने जानबूझ के भेज दिया। अभी वो जुपिटर जुपिटर क्रॉस करके हमको डेटा भेज रहे हैं, सुना है? वॉयेजर, नाम सुना है वॉयेजर? हाँ, तो वो जानबूझ के भी किया जाता है। उसके बाद लास्ट केस, व्हाट इफ वी गिव व्हाट इफ वी गिव वेलोसिटी इवन ग्रेटर देन एस्केप 11.2 किलोमीटर से ज्यादा। वैसे 11.2 याद रखना, ये अर्थ के सरफेस पे था, मैं तुमको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। व्हाट इफ वी गिव मोर देन एस्केप, तो फिर भी एस्केप होगा, लेकिन एस्केप कैसा होगा? वाया अ डिफरेंट पाथ। इसको आप बोलते हो हाइपरबोलिक पाथ। हाइपरबोला और पैराबोला में छोटा सा डिफरेंस है। हाइपरबोला का कर्वेचर थोड़ा कम है और पैराबोला का ज्यादा है, तो हाइपरबोला इज लिटिल फ्लैटर देन पैराबोला। तो जो लास्ट केस है उसमें भी, और उसमें भी सैटेलाइट अर्थ को एस्केप करने ही वाला है। तो वी एच इज ग्रेटर देन वी सी, द सैटेलाइट वी सॉरी द सैटेलाइट एस्केप Earth's gravitational field via which path? Hyperbolic path. Good. तो ये 5 केसेस है। Horizontal velocity projection less than critical, orbit is elliptical with point of projection as apogee. So most likely the satellite will fall down on the surface of Earth. Number 2, VH equal to VC. It will perform circular motion around Earth. Number 3, VH is greater than VC but less than escape. The satellite will perform elliptical orbit but with the point of projection being point of perigee. Correct. Number 4, if VH equal to VE, the satellite will escape Earth's gravitational field via parabolic path. If VH is greater than VE, it will still escape Earth's gravitational field, but this time via hyperbolic path. Good. And finally, इतना theory part था, इसके बाद सब derivation है. Okay, done. That's it for today.